आई डिडंट वांट टू बी अ ट्रॉमा सर्जन, कि मैं किसी को मरने नहीं देना चाहती हूँ. आई डोंट वांट पीपल टू डाई ऑन रोड्स एंड स्पेशली यंग लाइव्स. और ये भी काफ़ी, क्योंकि पुराना किस्सा है, इस बात को करीब करीब 21 साल हो गए आज. सो इट वॉजंट द वे आई, एज आई सेड, आई वॉज ट्रेन्ड. तो जो ABC की मैंने बात की आपसे पहले कि एयरवे ही एस्टैब्लिश करने में लोगों ने 8 घंटे लगाए या 6 घंटे लगाए, तो मुझे वो मालूम है कि वो एक डिले ऑफ ट्रीटमेंट कभी कभी वो क्या रेपरकशन कर सकता है. तो ऑब्वियसली हिज हेड इंजरी वॉट एवर ही प्रेजेंटेड वॉज हैड गॉटन वर्स. तो जब तक हम उसको बचाने वाली हालत में पहुंचे, तब तक ही वॉज ऑलमोस्ट व्हाट दे से ब्रेन डेड. नमस्कार, नोवाटॉक्स में आपका स्वागत है. मेरा नाम है भारत मोंगा. आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर गीतांजलि चौहान. डॉक्टर गीतांजलि चौहान एक बहुत ही रिनाउंड ट्रॉमा सर्जन रही हैं और वो आज की डेट में एनर्जी हीलिंग और प्राणिक हीलिंग इस तरीके की टेक्निक्स को अपनाकर अपने पेशेंट्स की हेल्प कर रही हैं. तो आज जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में. थैंक यू भरत for inviting me for Nova Talks, and I'm so glad to be here कि हम अपने शहर में हम आज कुछ खास बात करने जा रहे हैं, and it's a privilege to be here on Nova Talks. So thank you for inviting me here. So डॉक्टर साहब, आपसे जानते हैं जर्नी के बारे में आपकी. जैसे आपने बताया कि आप ट्रॉमा सर्जन हैं और आपने MBBS किया होगा और भी मेडिकल से रिलेटेड इससे स्टडी की होगी, कोर्सेज करे होंगे, काफ़ी कुछ किया होगा. तो वो एक पूरे तरीके से डिफरेंट जॉनर हो जाता है, राइट? और अब आप जो प्रैक्टिस कर रही हैं वो एनर्जी हीलिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं जी. सो गीतांजलि जी, आप जैसा आपने बताया कि आप ट्रॉमा सर्जन हैं, तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने शुरुआत किस तरीके से की, अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कहाँ आपका बचपन बीता, किस शहर में आप रहे, फैमिली बैकग्राउंड क्या है. तो बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा और कुछ फनी स्टोरीज भी होंगी बचपन की आपकी, तो इनको टच करेंगे. तो आप शुरुआत करिए, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपसे पूछता जाऊंगा. थैंक यू सो मच. सो लेट मी रीफ्रेम दैट. मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि हम अपने शहर में बात कर रहे हैं, और अपना शहर इसलिए क्योंकि ये मेरी मैटरनल एरिया है जहाँ मेरी मदर काफ़ी साल पहले पढ़ी 60s में और 70s में, और यहाँ से डॉक्टर बन के निकली. और आज आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज अगेन टू कम बैक टू द सेम, आई कॉल दिस प्लेस माई मदरलैंड. और आज मैंने सुबह फेसबुक पे एक बहुत अच्छा एक कोट सुखविंदर सरकार जी, जो एक सीक्रेट फेमिनिन टीचर हैं, उनका पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जर्निंग इज फन बट अराइवल इज एक्सटेसी. सो दिस होल जर्नी from where I started to today, it's been a lot of fun, and not only fun, lot of other things as well, because journey जब होती है तो उसमें fun, sadness सब कुछ होता है. But arriving back here in my motherland, I think this is a blessing. And why I say that कि मैं एक बहुत छोटे से कस्बे से मैंने पढ़ाई लिखाई की. मैं पिलखवा को बिलोंग करती हूँ, जो वेस्टर्न यूपी का एक छोटा सा टेक्सटाइल टाउन है, और उसी के नाम से जाना जाता है, यहाँ से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर. और जब मैंने अपनी पढ़ाई की तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के साधन नहीं थे, अंग्रेजी स्कूल नहीं थे. और मैं 80s की बात कर रही हूँ, 85, 84, जब अंग्रेजी माध्यम का एक चलन शुरू हुआ था, तो हर एक माँ बाप चाहता था कि उनके बच्चे अच्छी जगहों में जाएं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई करें. बट ओवरऑल एक हिंदी माध्यम चलता रहा, उतने स्कूल्स नहीं थे. और मैंने एक हिंदी माध्यम से पढ़ाई की 5वीं कक्षा तक, और उसके बाद मुझे मौका मिला एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए गाजियाबाद. और उस टाइम शायद गाजियाबाद एक नया डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ होता था उस टाइम पर. तो मैंने वहाँ से अपना क्लास 10th ख़त्म किया सेंट पॉल्स एकेडमी से. उसके बाद 2 साल पढ़ाई के लिए मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपनी +2 की, और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई MBBS के लिए, जिसके लिए मैं सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर गई, और वहाँ मैंने 14 साल पढ़ाई की, डूइंग माई MBBS, फिनिशिंग माई ग्रेजुएशन. और 2 साल काम किया और भी अंडर डेवलप्ड एरियाज में. आई वर्कड इन कोटद्वार, आई वर्कड इन अ प्लेस कॉल्ड सरदना, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. Right. और वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन को हमने अपनी कुछ सेवाएं दी. इट वॉज अ पार्ट ऑफ आवर कैरिकुलम, पर आई थिंक वो स्टिंट भी एंजॉय किया. और कभी लगा नहीं कि
कुछ चीज शहरी या गांव में कभी फर्क नहीं लगा, शायद इसलिए कि क्योंकि आई एम वेरी रूटेड इन अ वेरी स्मॉल प्लेस एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी कि मैं बहुत अच्छे शहरों तक गई, पढ़ाई की, वापस आई। और उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन सेंट जॉन्स बैंगलोर से ख़त्म की, और उसके बाद आई केम टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट टू डू माई ट्रॉमा सर्जरी एज ए सीनियर रेसिडेंट। और मेरा एक सपना था कि मैं प्लास्टिक सर्जन बनना चाहती थी और एस्थेटिक सर्जरी में मैं अपना काम करना चाहती थी। बट एज आई सेड, योर जर्नी चूजेज यू। तो मुझे लगा मेरी जर्नी ने मुझे चूज किया टू एंड पुट मी ऑन अ पाथ ऑफ ट्रॉमा सर्जरी। एंड द रीजन बीइंग, आई डिडंट वांट टू बी अ ट्रॉमा सर्जन। मैं कभी ट्रॉमा में जाना नहीं चाहती थी। हालांकि मुझे ट्रॉमा का एक उस टाइम पर भी एक 97-98 में एक बहुत गिने चुने जगह थे इंडिया में भी जहां पर ट्रॉमा सर्जरी की शुरुआत होनी शुरू हुई थी। बॉम्बे में एक ही उस टाइम पर एक सायन मेडिकल कॉलेज जो काफ़ी फेमस है, वहाँ पर ट्रॉमा फेलोशिप्स थी। तो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं ट्रॉमा करूँ, और शायद ट्रॉमा से मेरा संबंध इसलिए रहा कि इमरजेंसी में हम लोगों की जो पोस्टिंग होती है उसमें सर्जन का जो रोल है वो बहुत ही अहम होता है। और सर्जन इसलिए क्योंकि वो एक टीम लीडर की भूमिका निभाता है। वो उसको तो देखता ही है जो जिस हाल में पेशेंट आता है, उसकी असेसमेंट, उसका टाइम मैनेजमेंट का और उसका टीम मैनेजमेंट। तो वो डिसाइड करता है कि पेशेंट के गोल्डन आवर्स में से हम कैसे बावजूद इसके कि खराब चोटें हों उनसे वो कैसे निकल सकते हैं। तो ट्रॉमा सर्जरी वाज अ पार्ट ऑफ माय डीएनए आई थिंक समवेयर। लेकिन व्हाई आई वेंट इनटू ट्रॉमा सर्जरी, आई थिंक 2003 में मैंने अपने छोटे भाई को 24 साल की उम्र में एक रोड एक्सीडेंट में खोया। और वहां से एक और पैशन अंदर से उस दर्द के वक्त के दौरान हुआ कि मैं किसी को मरने नहीं देना चाहती हूँ। आई डोंट वांट पीपल टू डाई ऑन रोड्स एंड स्पेशली यंग लाइव्स। And that actually drove me to apply for senior residency in All India Institute। तो जो All India Institute का जो ट्रॉमा सेंटर है उसको सभी लोग जानते हैं इस एरिया में। तो वहाँ पे मैंने अपनी सीनियर रेसिडेंसी के लिए एग्ज़ाम दिया और मैं वहाँ सेलेक्ट हुई और मैंने वहाँ पर 3 साल काम किया। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम अ ट्रॉमा सर्जन। तो एज आई सेड कि आई डिडंट चूज द जर्नी चोज मी। राइट। अच्छा, ट्रॉमा सर्जरी जो होती है इसमें एक्सीडेंट के केसेस आते हैं और किस तरीके के केसेस आते हैं? सो ट्रॉमा का जो स्कोप है, इफ यू लुक एट इट, इट्स क्वाइट वाइड। तो एक्सीडेंट्स के अलावा जो घर में चोटें हो जाती हैं, एनी काइंड ऑफ अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, स्टैब वुंड्स इस एरिया में, गन शॉट इंजरीज, फॉल फ्रॉम हाइट्स, तो कोई भी ऐसी इंजरी और कोई भी ऐसे अंगों को इंजरी जिससे आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है, दैट कम्स एज अ पार्ट ऑफ ट्रॉमा सर्जरी। तो यदि मैं सर्जरी को सेपरेट करूं ट्रॉमा सर्जरी से, तो जो इमरजेंसी वर्क है इट फॉल्स इन द प्रिव्यू ऑफ अ ट्रॉमा सर्जन, द इमरजेंसी सर्जिकल मैनेजमेंट। और बाकी सब जो बीमारियां हैं दैट गोज इनटू अ रेगुलर काइंड ऑफ अ कोल्ड केसेस। तो जहां पे हमें बहुत सारा एक्शन लेना है, जहां पर हमें बहुत सारा एड्रेनलिन चाहिए, जहां पर हमें बहुत सारा जज्बा चाहिए, and all that is that's why I said it's a part of the DNA of being a trauma surgeon। जहां पर आपको immediately बहुत ज्यादा reaction time नहीं है, you just have to become immediately, आपको respond करना, immediately आपने react करना है। there's no time for response to think and all of that। right। तो उसमें जैसे आपने कहा कि ये सारी चोटें जितनी भी आती हैं वो ट्रॉमा सर्जरी के प्रीव्यू में आती हैं। बच्चों की इंजरीज आती हैं, बर्न्स भी ट्रॉमा सर्जरी का ही एक हिस्सा आप मान सकते हैं उसको। तो जो इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्जरी का है वो काफी कुछ ट्रॉमा सर्जरी के प्रीव्यू में आता है। ओके। मान लीजिए कोई केस आया, जैसे जिसको कोई एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऊपर से गिर गया है ज्यादा हाइट से, बिल्कुल खून से लथपथ है, बोल भी नहीं पा रहा है, एकदम बेहोश है, सांसें चल रही हैं, तो वो पेशेंट जैसे आपके पास पहुंचा, इमरजेंसी में आया, तो आपका रोल कब आता है? ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने के बाद या एकदम से पहले शुरू हो जाता है? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज व्हाट पीपल आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रॉमा सर्जन और ट्रॉमा सर्जरी इज योर इमीडिएट रिसोर्स। यू आर ऑलरेडी देयर इन इमरजेंसी। तो जिन जगहों से मैंने ट्रेनिंग की है, एंड स्पेशली आई वुड रियली वांट टू कोट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, तो वहां पे वी आर ऑलरेडी एज अ टीम, वी आर 24/7 365 डेज ए ईयर। तो वहाँ एक टीम होती है जिसमें कि सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोसर्जन, ऑफ कोर्स द नर्सिंग स्टाफ, एक इमरजेंसी डॉक्टर, सारे ये एक
छोटी सी कोर टीम होती है जो हमेशा तैनात रहती है। एंड इमीडिएटली, जैसे आपने कहा, जिस तरह से पेशेंट आपके पास आता है, हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। सो द इमरजेंसी पर्सन विल सी दैट पेशेंट, और उसको हम ट्रायज बोलते हैं। वी डिसाइड कि किसको इमीडिएट मैनेजमेंट की जरूरत है, किसको थोड़ा रुका जा सकता है, और कौन ऐसा जो वेट कर सकता है। तो जिन लोगों को, उसको हम ट्रायज बोलते हैं अपनी भाषा में, तो ट्रायज के हिसाब से जो इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क हैं, लाइक जैसे आपने कहा फॉल फ्रॉम हाइट, दे कैन कम विद सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज, और दे कैन कम विद अ बैड रिब फ्रैक्चर और न्यूमोथोरैक्स, जिसमें हवा भर जाती है फेफड़ों में, तो वो सांस नहीं ले सकते। तो इमीडिएटली इमरजेंसी सर्जन अलर्ट्स द ट्रॉमा सर्जन, एंड ट्रॉमा सर्जन स्टार्ट्स right there, the work of a trauma surgeon. So we call it the ABC, and we start managing the airway, क्योंकि यदि हम airway manage नहीं करेंगे तो पेशेंट ब्रीदिंग नहीं करेगा, ब्रीदिंग नहीं होगी तो सर्कुलेशन नहीं होगा। तो हम उसका क्या बचा पाएंगे वो उस टाइम हमारे दिमाग में नहीं होता। द फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू जस्ट एटलीस्ट मेंटेन दी वाइटल साइंस एंड वाइटल पैरामीटर्स ऑफ द पेशेंट। और हम लोग कुछ ऐसी अच्छी ट्रेनिंग में हमने काम किया कि जिसमें हमारा सबका रोल पता है हमको। जैसे पेशेंट आता है और बहुत बार एक्सेस ही नहीं होती है, तो ट्रॉमा नर्स को पता है कि सबसे पहले मरीज के कपड़े काट के इमीडिएटली इसको एक्सपोज करना, ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ इंजरीज पॉसिबल हैं। तो वी ऑल वर्क एज अ टीम, वी हैव असाइंड रोल्स एंड पोजीशंस, और उसके बाद फिर हम अलर्ट पे जाते हैं, जिसमें कि ट्रॉमा सर्जन इज द टीम लीडर। देन दे कॉल, एक बार असेसमेंट हो जाती है, बेसिक असेसमेंट, देन दे विल कॉल द ऑर्थोपेडिशियन और द न्यूरोसर्जन or any kind of a super specialty like cardiothoracic or something else. For example, in case of burns, first ABC, airway, breathing, circulation maintain करने के बाद, once we stabilize the patient, then we call in the next super specialties. Okay. So trauma surgeon is, let's say, is a bridge between the basic emergency physician and the special care that is also required in management of these patients. तो हमारा immediately, we are trained in certain ways that we just know how to immediately come to action. So there is no thinking. Our minds and our training, everything has prepared us for that. Right. So next question जो है ना, बड़ा related है आपकी लास्ट लाइन से। मानसिक स्थिति कैसी होती है उस समय? मतलब किसी ना किसी का नियर डियर वन है, खून से लथपथ है, खैर वो तो सब चीजें आपकी ट्रेनिंग में हो ही गई, हैंडल करना, ब्लड हैंडल करना, बॉडीज हैंडल करना हो गया, लेकिन इमोशंस कैसे हैंडल किए जाते हैं उस टाइम पर? Thank you for asking that question, because I think this is again one area which I really want to highlight, कि how important it is for doctors to understand कि जब पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, पेशेंट के साथ उनको तो मैनेज करना है ही, जो हमारा प्राइमरी वर्क है, लेकिन उसके साथ, as I said, we have a emergency physician, emergency person also, CMOs जिनको बोलते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं ये गेज करने में कि जो अटेंडर्स हैं, जो उनके अटेंडेंट्स हैं, एंड समटाइम्स वी ऑल्सो हैव स्ट्रेंजर्स ब्रिंगिंग इन पेशेंट्स फ्रॉम साइड, तो हमें उनको देखना है कि वो किस स्थिति में आ रहे हैं। यदि आपका कोई रिलेटेड फैमिली मेंबर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग बहुत एंग्जाइटी में होते हैं, बहुत ज्यादा वरिड होते हैं, एंड देर ऑल्सो एंग्री मेनी टाइम्स, और उनके बहुत ही वेरिड रेस्पॉन्सेज होते हैं। बिकॉज यदि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट कभी भी किसी की लाइफ में होता है, तो इट्स अ वे somebody panics, तो दे कम इन एक्चुअली अ पैनिक मोड, और उस पैनिक को संभालने के लिए एज अ डॉक्टर there has to be a lot of capacity within you to manage the patient per se, and also simultaneously वो जो आपके साथ आ रहा है. So communication with these patients is absolutely vital and absolutely the need of the hour. यदि आप आज की बात करें तो आप बहुत बार सुनते हैं कि वहां पर फला इमरजेंसी मैनेजमेंट हो रहा था और डॉक्टर ने ठीक से इलाज नहीं किया, एंड उसके बाद कुछ ना कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट जिनको हम अक्सर पढ़ते हैं, वायलेंस होती है, प्रोटेस्ट होती हैं उसके बाद. लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बार बिकॉज ऑफ द कंडीशंस ऑफ द पीपल हु कम, वो इतने पैनिक में होते हैं कि उस पैनिक को संभालने के लिए डॉक्टर के पास वक्त नहीं होता है, बिकॉज उसकी पूरी अटेंशन पेशेंट को बचाने में लगी हुई होती है. तो वी हैव टू have, I think in this team, we always have to have somebody who can handle these emotions, who can calm down these crowds. क्योंकि it's very normal. I mean, if something happens to me or my child right now, I might just quit this podcast and go home and say like I'm done. तो उस टाइम पर वो जो एक इमोशनल टर्मोइल में लोग आते हैं, जब वो
पैनिकी हैं, उन्हें पता नहीं है उनके साथ वालों के साथ क्या हो रहा है. तो आई थिंक इट्स ऑल्सो टाइम फॉर अस टू बी वेरी सेंसिटिव टू देयर इमोशंस, कि वो किस स्थिति में हमारे पास आ रहे हैं. विच इज वॉट आई थिंक जो ट्रॉमा सर्जरी का एक हिस्सा रहा है हैज बीन काइंड ऑफ ऑल्सो टॉकिंग टू दीज पेशेंट्स. तो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव वर्कड इन अ ट्रॉमा सेंटर वेयर आई यूज्ड टू regularly see this kind of mess. And why I would say mess is it used to be an emotional mess. तो उस टाइम आपको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप उधर हैंडल करें या पेशेंट को हैंडल करें. सो बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी दे फील वी हैव नॉट डन द बेस्ट, जबकि कभी कभी पेशेंट्स की इंजरीज ऐसी होती हैं कि हम उनको नहीं संभाल सकते हैं उस टाइम. मुझे भी बीच में ना कभी ऐसा लगता है कि कई बार जहां पर डॉक्टर जो है वो बहुत ही कोल्ड हो जाते हैं एकदम, तो थोड़ा सा अगर वो वार्मथ वहां पर दिखाएं तो सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है वो तो ऑलरेडी पैनिक्ड है पूरे तरीके से, राइट. एज अ डॉक्टर आपकी पहली ड्यूटी तो जो है वो है पेशेंट को सेव करना, ठीक है, लेकिन अगर जो है हम थोड़ी सी वहां पर वार्मथ दिखा दें तो मुझे लगता है कि उसको हैंडल किया जा सकता है. एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है, और रादर दिस इज समथिंग जिसपे हमें सबको सोचना चाहिए, स्पेकुलेट करना चाहिए, कि वाइल वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द डॉक्टर्स, डॉक्टर के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है उस टाइम पर उसको मैनेज करना, क्योंकि उस टाइम उसकी सारी एनर्जी, सारा फोकस पेशेंट की कंडीशन में लगा हुआ होता है, उसको संभालने में होता है. तो उनके पास भी इतना रिस्पॉन्स का टाइम नहीं होता है, और उस टाइम पर जब पैनिक ऑलरेडी है उनको भी उस टाइम पर इमीडिएटली दे कांट गिव यू डेफिनेट आंसर्स. अक्सर जब हम किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पेशेंट को लेके आते हैं, लोगों को एक डेफिनेट आंसर चाहिए होता है, विच इज टू सून फॉर एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सन, बिकॉज अ डॉक्टर इज जस्ट ट्राइंग टू सेव अ लाइफ एंड दे विल डू द बेस्ट. नाउ सेविंग अ लाइफ, especially in the scenario of trauma, can take a few minutes to stabilize, to long hours to stabilize, to immediate moving to OT. तो उस टाइम पर थोड़ा सा यदि एक हम स्टेप बैक ले लें, जो लोग आते हैं एंड स्पेशली क्राउड्स, थोड़ा सा उस चीज को समझे कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट. तो दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड दैट दे आर एक्चुअली डूइंग देयर बेस्ट, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें हमें कभी इस चीज को सिखाया ही नहीं जाता कि वी कैन टेक लाइफ लाइटली. तो मैं नहीं समझती कि एज अ डॉक्टर, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, even in the most calm state if a patient comes, I'm still 100% with the patient. पर उस टाइम पर आपको थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करनी है. Right. So while we should not project, हमारा panic is we have come to save the we have come for the safety of the patient. तो उस टाइम पर आपकी एंगर और आपका जो पैनिक है उसको रिस्ट्रेन करना आपका भी उतना ही फर्ज है, so that I can do my work. तो मुझे हमेशा लगता है ये कम्युनिकेशन एक्चुअली डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा सिखाया नहीं जाता. दे लर्न इट ऑन द जॉब, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, विजडम बढ़ती है, दे अंडरस्टैंड व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से, व्हिच इज व्हाट यू समटाइम्स फील कि वी आर कोल्ड. We are not cold because हमको मालूम है, let's say for example if somebody is going to die and I'm very sure that this is just a matter of minutes, I really have to take a breath to tell you how much to tell you. So I'm also trying to prepare you for something ominous. अब समझने की बात यह है कि हम उस ओमिनस को एक्सेप्ट करने की स्टेज में कितने हैं. तो इमरजेंसी जो एनवायरनमेंट है हॉस्पिटल्स का, वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि वहां पर एक दूसरा एक टीम मेंबर भी होना चाहिए, प्रेफरेबली डॉक्टर. और हम लोग ये करते हैं कि while somebody is busy, the other doctor is also talking to the attendants, to the police sometimes, to trying to at least let them know what is happening to their patient. लेकिन यदि आप हर 5 मिनट पर मुझसे ये जानना चाहते हैं कि उसका क्या हो रहा है, तो I will not be able to give you answer by the clock. Right. तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम ये वाला जो एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट हो जाता है, and it happens quite unknowingly. While the response of the attendants is natural, the response of the doctor is also natural. They're also human beings who are working under a lot of pressure, right, lot of stress, who are required to actually have the best skills at that time, ताकि किसी की भी जान ना जाए. लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं होती, because we are not gods. We are just doing our best with the training we have, the resources we have. Sometimes बहुत सारी इमरजेंसी में यदि आप ग्रेटर नोएडा की बात करें तो हर हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी सेटअप है वो डिफरेंटली प्लेस्ड है.
तो इट डिपेंड्स ऑन कि वहां उसको उस एनवायरनमेंट को तैयार कैसे किया गया है. तो दैट इज द रीजन व्हाई ट्रॉमा सर्जरी नाउ per se has actually kind of moved out from the general surgery, because earlier वो surgeons का ही वो होता था, and we are only focusing on this and also improving our skills by repeated training, by repeated working in these environments, how to talk, what to talk, how much to give, how much information to give. और वो हम कोशिश करते हैं, लेकिन I think as human beings somewhere down the line थोड़ा सा हम लोगों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, अटेंडेंस का भी और डॉक्टर्स का भी. बिल्कुल. मुझे इससे याद आया, इमोशंस, पुलिस, स्ट्रेस, सारी चीजें. तो एज अ ट्रॉमा सर्जन आपका मतलब दिन कैसे शुरू होता है? कोई ऐसी लगी बंदी शिफ्ट होती है, या हॉस्पिटल से कभी भी कॉल आ जाती है, या कभी नाइट शिफ्ट हो रही है, कभी डे शिफ्ट हो रही है? और अगर रूटीन इस तरीके से, इतना टर्बुलेंट रूटीन है आपका, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? सो आई वुड से आई हैव लर्नड इट व्हाइल आई गॉट ट्रेन्ड. तो मैंने कहा ना, जैसे मिलिट्री कॉम्बैट ऑपरेशंस होते हैं कभी, या तो ऑल द ट्रेनिंग इज ऑन जॉब. तो जब हम लोग जूनियर्स होते हैं, या जूनियर रेसिडेंसी में हैं, या सीनियर रेसिडेंसी में हैं, उस टाइम पर वी आर सपोज टू बी प्रेजेंट इन इमरजेंसी इफ दैट पोस्टिंग इज देयर. नॉर्मली हम लोगों की 8 घंटे की शिफ्ट होती है डिपेंडिंग ऑन, और कभी कभी 12 घंटे की भी शिफ्ट होती है. बट देयर इज नेवर अ टाइम व्हेन देयर इज देयर इज अ टेक ओवर टाइम फ्रॉम दिस नेक्स्ट पर्सन कमिंग ऑन ड्यूटी. लेकिन अगेन वी डोंट जस्ट मूव फ्रॉम देयर मैकेनिकली जस्ट बिकॉज द शिफ्ट गेट्स ओवर. We have a habit of handing over at what is being done, what is being pending. So this is a place of lot of responsibility, number one. And secondly, मुझे लगता है कि हमारा जो ये stressful environment है, ये ही हमें सिखाता है कि कैसे हम compose रह सके. तो कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि बहुत कुछ चल रहा है, तो that much more focus we have to be on our job as well as on our emotions. मैंने ये चीज अब ज्यादा सीखी है, उस टाइम पर नहीं. जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, उस टाइम आई डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस, बट आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट दोज इमोशंस. सो आई वुड रादर सप्रेस माई इमोशंस. मुझे यदि कोई गलत बात बोल रहा है, या कोई चीज लग रहा है, या पैनिक दिख रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, क्योंकि कभी कभी बहुत ही अलग तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो उस टाइम पर यू कैन नॉट शाउट बैक. So you learn to control your anger. Similarly, if somebody is really asking you again and again, a doctor learns on the job to be as patient and as peaceful as he can be. But of course, I would say again, as humans, we all have our limitations. So I would not say that all doctors are same, but I think doctors are more resilient in many ways than people know, because they openly do not talk about their emotions. वो बात करते ही नहीं है. I mean, हम अपनी कम्युनिटी में ज्यादा सेफ फील करते हैं एक दूसरे से कुछ शेयर करने में. जब हमें डर लगता है, जब हमें भी गुस्सा आता है, जब हमें परेशानी होती है, when we can't decide, जब हमें आपस में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की जरूरत है इन दी ऑब्वियसली इन दी पेशेंट के वेलफेयर के लिए, तो हम थोड़ा सा वी आर नॉट पीपल हु विल फाइंड वेरी एक्सप्रेसिव while on job. तो ये चीज आपको धीरे धीरे as your as your training goes, the environments you are exposed to. तो आई वुड से कि बहुत सी जगह में जहाँ बहुत ही स्ट्रेस है, या बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स, या इनपोरिंग बहुत ज्यादा है, वहां पे इतना इमोशंस के बारे में नहीं सोच सकते हम उतना, क्योंकि वी हैव टू डू आवर वर्क. सो वी बिकम quite mechanical also. But as you become little bit more senior, तो आपके पास उतना work pressure नहीं होता. You are more in a supervisory role. लेकिन again, it is more of a place of responsibility, because now you have to supervise your team. And then as you go, again, you will be, as you climb up the ladder, तो वो responsibility like immediate वाली नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी बढ़ जाती है. थोड़ा सा you can take a step back. And I think that's why senior level people, I'm sorry, सीनियर लेवल ट्रॉमा सर्जन्स या जो लोग हैं, वो बहुत ही, यदि आप उनको देखें तो बहुत ही एक धीरे से बात करेंगे, या उतना ही बात करेंगे जितनी आपको उनको जानकारी देनी है, बिकॉज दे डेफिनेटली हैव गॉन थ्रू द सेम ट्रेनिंग, सेम एक्सपीरियंस, हैव देयर विजडम. हमारे साथ अच्छा बुरा सब होता है, बहुत बार अच्छे आउटकम्स मिलते हैं, बहुत बार खराब आउटकम्स होते हैं हमारी सब कोशिशों के बावजूद. तो देयर इज ऑलवेज अ फीडबैक, देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग, देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ कमिटी होती है जिसमें हम समझते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते थे. तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स कोशिश करते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से. एंड दिस इज बीन माय लर्निंग.
खराब आउटकम्स और अच्छे आउटकम्स के बारे में अभी आपने बात की, तो कोई एक ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया, उसके बाद जो पूरे तरीके से ठीक होके गया, तो उसने आपसे बात करी या कुछ इस टाइप का, और कोई ऐसी स्टोरी मतलब जो आपको आज तक जो है दिल में कचोटती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ऐसी कोई 2 स्टोरीज शेयर करें। Yeah, I think it's like a Pandora's box. If you really see, trauma surgery में हम इतने सारे अच्छे और बुरी चीज़ें देखते हैं. अच्छी स्टोरी जो मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि आई हैड गन शॉट इंजरी, और ग्रेटर नोएडा में बड़ी कॉमन है, और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों पे यहाँ बंदूकें निकल जाती हैं. We've got a bad reputation also in NCR, but I think there was a patient who came to me and was brought when I was in an emergency positioning, and उसका मुझे मालूम नहीं था कि what is the level of injuries we had. And while we were still investigating, तो calls आनी शुरू हो गई, पुलिस आना शुरू हो गया, उनके relatives आने शुरू, and they were very anxious because this was a young patient. और उस यंग पेशेंट को बचाने के लिए हमारे पास उस टाइम पर इमीडिएटली उनको कोई डेफिनेट आंसर नहीं था, बिकॉज वी वर स्टिल इवैल्यूएटिंग. खैर, वी हैड टू टेक अ वेरी क्विक एक्शन. वी हैड टू शिफ्ट द पेशेंट टू ओटी आफ्टर इमीडिएट, जो हमारा फर्स्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है, और वी शिफ्टेड हिम एज पर प्रोटोकॉल्स टू ओटी. और जब मैं उसको ऑपरेट कर रही थी, आई जस्ट रियलाइज कि मेरा हाथ, जैसे मैं ऑपरेट करती, जिसको हम एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, तो मेरा हाथ किसी ऐसी नस पे पड़ा कि वो नस से खून की पूरी फुआरा एक तरह से बाहर आया और निकला. तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पर. दिस वाज एन इंजरी विच वाज नॉट रियली पिक्ड अप इन द सीटी, तो which happens, which is common because we can still miss certain injuries despite best radiological investigations. तो हमें तुरंत उस टाइम पर एक एक्शन लेना होता है. तो मेरा इमीडिएट रेस्पॉन्स था, मैं उसको प्रेशर से बस दबा दूं, बिकॉज आई नीडेड टाइम टू थिंक कि मैंने क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से इतना खून एकदम से इकट्ठा हुआ. Luckily for me, I think for that blessed day, I had assistant. I still remember his name, Mr. Bharat. His name was Mr. Bharat, and वो मेरे assistant थे, and he had worked in army. He was from an army background. तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब को एकदम से कुछ चीज लगी, तो इमीडिएटली उनका भी रेस्पॉन्स था कि डॉक्टर साहब आप रुकिए, मैं पकड़ता हूँ उसको. और जब तक हमने वो उसके बारे में डिसाइड किया अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस वाज हैपनिंग एंड इट वाज फास्ट. हमने उसको कंट्रोल किया हुआ था. हमारे पास उस मात्रा में खून नहीं था, हमारे पास वैस्कुलर सर्जन नहीं था, हमारे पास और कोई हेल्प नहीं थी. तो इट वाज लिटिल बिट ऑफ पैनिक इनसाइड फॉर मी कि मैं इस पेशेंट को शायद नहीं बचा पाऊंगी. पर मेरे अंदर का एक और जो सर्जन हमेशा बोलता था, नहीं, कोशिश करनी है, यू कांट गिव अप सो फास्ट. तो वो हमारे साथ होता है बहुत बार. इमीडिएटली वी फील पैनिक लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग एंड फियर कि विल वी लूज अ लाइफ. और वो इसलिए भी था क्योंकि बाहर बड़ा प्रेशर था कि उनको बचाना ही है. तो वी हैड टू ऑल्सो डिक्लेयर कि इस पेशेंट की ऑन टेबल डेथ हो सकती है. तो वो भी अपने आप में एक कम्युनिकेशन कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली व्हेन यू आर स्क्रब्ड अप एंड गो आउट. And luckily we have, as I said, we always have our fellow counterparts or team leader. तो medical superintendent of the hospital told and went and told कि मरीज की हालत बहुत सीरियस है और शायद हम उसको नहीं बचा पाएंगे. तो इमीडिएटली वो जो रेस्पॉन्स थी जो पेशेंट पार्टी की थी, वो ये था कि हम उस डॉक्टर को छोड़ेंगे नहीं. दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास उस लेवल का जितना ब्लड लॉस हो रहा था उसको, वो अरेंजमेंट नहीं था. But somehow we didn't give up. So I informed the situation. I took a breath first to know कि भाई वो मैं उससे निकलूं कैसे. And to my good luck, I always call it the blessed day. I called up the vascular surgeon, cardiothoracic surgeon, जो उस टाइम OPD में नीचे थे, वो निकल रहे थे पार्किंग से. हमने उनको फोन किया कि सर वी नीड यू हियर एंड वी माइट रिक्वायर असिस्टेंस, कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर मेजर आर्टीरियल या वीनस ब्लीड लग रही है. जो बड़ी नसें होती है पेटों में, यदि वो फट जाए तो अ पर्सन कैन डाई ऑन टेबल. Immediately he came and then he said, डॉक्टर साहब आप ऐसा करिए, आप let's have first coffee little bit, क्योंकि यहाँ पर वैस्कुलर सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नहीं है, तो उनको हमको मंगवाना पड़ेगा. So we all took a breath and we moved our resources very fast. We got the blood bank mobilized. So we mobilized units from Noida. Luckily I was in a hospital where all this could also be done very fast, and it's one of the very privileged hospitals where I have worked in Greater Noida.
वहाँ से हमने तुरंत खून मंगाया, हमारे वैस्कुलर सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स आए, एवरीथिंग ऑल दैट। एंड वैस्कुलर सर्जन जो मेरी हेल्प के लिए थे, काफ़ी सीनियर सर्जन थे, उन्होंने मुझे असिस्ट किया उस सर्जरी को थोड़ा सा उस लेवल में उस ब्लड को रोकने के लिए। एंड उन्होंने मुझसे कहा कि हमने जो भी ये ब्लीडर था उसको टैकल कर लिया है, हमने उसको, हम अपनी भाषा में लाइगेशन बोलते हैं, उसको लाइगेट कर लिया है, लेकिन अभी बहुत सारी इंजरीज हो सकती हैं। इन बिटवीन आई वाज आल्सो गेटिंग काइंड ऑफ मैसेजेस, शॉर्ट्स की बाहर वाले लोग बड़े परेशान है कि हो क्या रहा है अंदर ओटी में। They were not aware कि what was happening with us because we were kind of handicapped with the resources, और जब तक resources available नहीं हो हम कभी कभी पेशेंट की जान नहीं बचा सकते, despite the fact that we may be having the best expertise। तो हमने वहाँ पे वो चीज़ें वो टैकल की। उसके बाद वो सर्जरी करीब करीब 6.5 घंटे चली, जो मैंने कंप्लीट की रात में 10 बजे। तो पेशेंट केम समवेयर अराउंड 3 o'clock और 2:30, और वो हमने 6-7 घंटे वो सर्जरी चलती रही। जो सीनियर सर्जन थे वो 1 घंटे बाद चले गए एंड आई कंप्लीटेड माई जॉब। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बंदा बचेगा या नहीं, क्योंकि आउटकम इज समथिंग आई कैन नॉट डिटर्मिन एट दैट टाइम। लेकिन जो मेरा डैमेज कंट्रोल सर्जरी था वो मैंने किया एंड इट वॉज क्वाइट एन एक्सटेंसिव सर्जरी। एंड देन व्हेन आई केम आउट आई हैड टू फेस द रिलेटिव्स। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनकी हालत कैसी है और हम इतने घंटे से वेट कर रहे हैं, अंदर क्या हो रहा था, इतना टाइम क्यों लगा। But they were good enough to also mobilize people for blood donation and all of that। तो मैंने उनको समझाया कि ये सर्जरी पूरी हो चुकी है और हमको अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। Now this is the tough part कि लोग वेट एंड वॉच नहीं कर सकते, especially when they are very anxious about somebody's life। It's very difficult for them। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम इसको तुरंत दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप ले जा सकते हैं, लेकिन अभी आपका पेशेंट उस हालत में नहीं है कि वो कहीं हम उसको इमीडिएटली शिफ्ट करें, क्योंकि वो लाइफ सपोर्ट्स पे था, वेंटिलेटर पे था, पोस्ट सर्जिकल आईसीयू में था। देन दे सेड कि लेकिन आपने जो कुछ किया है प्लीज लिख के दीजिए। एंड आई थिंक आई वाज अ जूनियर डॉक्टर इन दैट time, like I was a very new person basically। I wouldn't say junior, very new person। तो लोगों का एक faith भी थोड़ा सा डगमगा जाता है यदि वो देखते हैं कि कोई बंदा young है और शायद उसको अपना काम आता है या नहीं आता है। So they are also judging us in some ways, which is fine। So I prepared a summary and everything, and they went to Fortis Hospital, Noida, and they presented the case and everything। And from the best experts, they understood that this was the best that was done by any surgeon for the patient। मैं उस पेशेंट को अगले 3-4 दिन तक लगातार बहुत क्लोजली मॉनिटर करती रही, गॉट व्हाटएवर हेल्प वी नीडेड। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मैंने भगवान से प्रार्थना की होगी, क्योंकि आई हैड डन माई बेस्ट। मुझे नहीं पता था कि उसका आउटकम क्या होगा, मेरे पास पेशेंट्स को बताने के लिए कोई जवाब नहीं था उस टाइम पर। दे वर स्टिल चेकिंग आउट कि जो मैंने किया है वो ठीक है या नहीं है। एक ये भी डर था कि यदि ये आउटकम खराब हो जाती है तो मुझे क्या फेस करना पड़ेगा, ऑल ऑफ दैट। तो वो रहा एंड पेशेंट luckily to all good work that we did, patient opened his eyes on 3rd day। जो हम complications सोच रहे थे वो चीजें नहीं हुई पेशेंट के साथ। It was a stormy kind of a post-op phase, लेकिन वो उससे निकले। और मुझे क्योंकि as I said मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी जगह हुई, तो उसमें मैंने पहले ही एंटिसिपेट करके रखा था कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो आई हैड टेकन ऑल दोज प्रिकॉशंस। वो प्रिकॉशंस के बावजूद भी जब कॉम्प्लिकेशन उसको होनी शुरू हुई, जो क्वाइट नॉर्मल है उस तरह के केस में जहां पर इतनी एक्सटेंसिव इंजरीज होती हैं, लकीली इवन विद दैट द पर्सन सर्वाइव्ड एंड ही वाज डिस्चार्ज आफ्टर अबाउट 1.5 months। गुड। एंड आई केम टू नो दैट जो मेरे को रिपोर्ट दी गई थी कि वो गन शॉट इंजरी किसी ने की थी, that also was the wrong report told to me। It doesn't matter what is told to us or what history somebody presents with, we just do a job at that point of time। वो निकले, वो वापस मेरे ही I think I wanted a little bit more validation for what work I did, because I was still scared that there might be some long-term complications as well। तो मैंने उनको वापस अपने टीचर्स के पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भेजा। तो वहाँ पे they were very satisfied with what I had done। So it was a great case to be on, and I think वो मेरी लाइफ का बड़ा मेमोरेबल एक किस्सा रहा, जहाँ पर मैंने सब कुछ फेस किया उस दिन। पैनिक भी, एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज भी, मेरी एक्सपर्टीज की भी एक वो थी कि मैं कितना कुछ कर सकती हूँ पेशेंट के लिए। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, it's been, I operated him in 2012
and yesterday also the patient came to me. He's good, surviving, everything is good with him, and he says, I will not go to any other doctor except you. तो मुझे लगता है कि हम जब काम करते हैं तो हम नहीं सोचते कि आज से 10 साल बाद या 12 साल बाद will somebody have those feelings for us, will they be grateful, क्योंकि हम अपना काम कर सकते हैं, हम उस पोजीशन, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी कर सकते हैं वो हम करते हैं. सो ही केम, और मैं उसको हमेशा बोलती कि तुम मेरे पास क्यों आते हो, लाइक यू आर फाइन, यूर एवरीथिंग इज ओके. सो ही हैड अ वेरी स्मॉल लिटिल एब्डोमिनल पेन. तो उसने मुझे बोला कि आपने मुझे पूरा खोल के देखा हुआ है, आप मुझे अंदर तक जानते हो. And when somebody says that, they're literally telling you कि आप, everything about me and my life. So what I'm talking about is the trust a patient actually develops, and the kind of gratitude they also develop when they actually are very close to dying. And that whole family and everybody, I see such love and such gratitude. Maybe I didn't see it that day, and it doesn't matter. But they were with me as much as I was with them. They trusted me, and despite the complications or whatever happens during that time, they were with me. They didn't lose that. So I would say, ये doctor और जो patient का जो relationship है ना, ये trust based है. Right. It is always trust based, and I think sadly, for some reason, because of lot of corporate kind of culture, lot of people also misunderstanding our spaces. Sometimes we are also not able to understand why they are behaving in a certain manner. ये जो एक थोड़ा सा tussle create हुआ है in recent years, that saddens me, because मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम सारे ही लोग जो train हैं, we try to do our best at that point of time. So that has been one good memory that I still carry with me, and especially touch wood, when I see that patient alive, I feel so grateful. And that's why I said that it was a blessed day for me to learn many things, especially the grace of God. I think वो कहते हैं ना कि जिसको जाको राखे साइया मार सके ना कोई. तो हम कभी भी कोई भी चीज जो इंटेंशनल है किसी के लिए, ऊपर से ग्रेस से गवर्न्ड है, उसमें हमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा as best as we can. So that is something that I carry with me. और दूसरी स्टोरी कोई मतलब ऐसा केस जिसमें मतलब पेशेंट की जान नहीं बचाई जा सकी, आप उसको याद रखते हैं आपके ऐसा हुआ था, ये गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए था, या मे बी हम कुछ नहीं कर सकते थे, बट स्टिल कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई बात रह जाती है. So I would share the story, not directly what I operated or did something, but I would share the story of my brother. और वो मेरे बहुत एक करीब है दिल के, और शायद वो आज तक मुझे इंस्पायर करता है टू बी द पर्सन आई एम. तो वो खुद एक डॉक्टर था और न्यूरोसर्जन बनना चाहता था. उसका एक 2003 में व्हेन ही वाज 24 इयर्स और रिटर्न कर रहे थे, तो ही जस्ट हैड अ रोड ट्रैफिक इंजरी, और इट वाज अ वेरी बैड हेड इंजरी. और मैं उस टाइम बैंगलोर में पोस्टेड थी, अपनी सीनियर रेसिडेंसी कर रही थी. तो जो स्कोर जिसको हम बोलते हैं GCS स्कोर, ग्लासगो कोमा स्केल, जिससे हम असेस कर सकते हैं इमीडिएटली कि पेशेंट की सैल्वेजेबिलिटी कितनी है, तो वो एक स्कोर होता है. तो व्हेन आई हर्ड दैट स्टोरी, आई न्यू समथिंग इन मी वाज टेलिंग मी कि दिस इज बियॉन्ड सैल्वेजेबिलिटी. लेकिन आई वाज नॉट अ डॉक्टर एट दैट टाइम. I was his sister. I wanted him to be saved at some point of time. और ये भी काफी, क्योंकि पुराना किस्सा, इस बात को करीब 21 साल हो गए आज. उसको एक इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले जाया गया नागपुर में, और नागपुर में जो भी उसको, मुझे नहीं पता उस टाइम उसके साथ क्या इमरजेंसी मैनेजमेंट रहा होगा, लेकिन जो भी रहा वो बहुत एक डिलेड रेस्पॉन्स थी. सो इट वॉजंट द वे एज आई सेड आई वॉज ट्रेन्ड. तो जो ABC की मैंने बात की आपसे पहले कि एयरवे ही एस्टैब्लिश करने में लोगों ने 8 घंटे लगाए या 6 घंटे लगाए, तो मुझे वो मालूम है कि वो एक डिले ऑफ ट्रीटमेंट कभी कभी वो क्या रिपरकशन कर सकता है. तो ऑब्वियसली हिज हेड इंजरी व्हाटएवर ही प्रेजेंटेड हैड गॉटन वर्स. तो जब तक हम उसको बचाने वाली हालत में पहुंचे, तब तक ही वाज ऑलमोस्ट व्हाट दे से ब्रेन डेड. टू एक्सेप्ट that a doctor, my mother is also doctor, कि डॉक्टर फैमिली में एक डॉक्टर की मौत आपके सामने हो रही है. एंड आई थिंक नाउ आई अंडरस्टैंड इट डिफरेंटली, क्योंकि किसको कैसे मरना है वो डिसाइड इज नॉट, इट्स नॉट डिसाइडेड बाय वो किसका बेटा है या किसका भाई है.
बट जो मैंने एक कैलेसनेस उस हॉस्पिटल में देखी उस लाइफ के लिए, और जिस एक कैजुअल एटीट्यूड से उसको ट्रीटमेंट मिला, और डिले ट्रीटमेंट भी रहा क्योंकि हम लोगों को काफ़ी उनसे मिन्नतें करनी पड़ी उसका एक फॉलोअप सीटी कराने के लिए, ऑल ऑफ दैट, इवन फॉर ऑपरेशंस। तो आज की तारीख में यदि आप न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट्स में जाएं और देखें तो आपको लगेगा कि इमिडिएटली हम कई बार बहुत सारी चीज़ें जल्दी करते हैं, एंड सो दैट वी कैन टेक क्विक एक्शन। तो वहाँ पर वो उसका क्विक एक्शन लेने में ही बहुत 3 दिन लग गए, एंड वी लॉस्ट हिम आफ्टर 5 days। तो और 5 days और मिस डायग्नोसिस भी रहा, क्योंकि जिस इंजरी को वो मान के चल रहे थे वो इंजरी थी नहीं, उसको एक ब्रेन ट्यूमर था। मेरे अंदर खुद अपनी फ्रेटर्निटी के लिए बड़ा गुस्सा अंदर रहा कि यदि ये वाला हाल एक डॉक्टर के साथ हो सकता है तो एक नॉर्मल पेशेंट के साथ लोगों की रेस्पॉन्स क्या रही होगी। रेट्रोस्पेक्टिवली आई थिंक देयर आर मेनी थिंग्स टू द स्टोरी। उस टाइम इतना डेवलपमेंटल वो नहीं था, इतना वो, सो आई वोंट ब्लेम कि उन्होंने, आई एम श्योर दैट दे हैव डन द बेस्ट दैट दे कुड एट दैट टाइम, बट आई वॉज ऑन द अदर साइड दिस टाइम, आई वॉज ऑन द रिसीविंग साइड। तो मुझे ये महसूस हुआ कि एक मरीज को या मरीज की पार्टी को कैसा लगता है, अटेंडेंट्स को कैसा लगता है जब उनको ये डेथ डिक्लेरेशन या डेथ डिक्लेरेशन के बारे में डॉक्टर्स बताते हैं। आई हैव बीन अ वेरी सेंसिटिव डॉक्टर माई सेल्फ, तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि यदि मुझे किसी को कोई चीज़ बैडली डिक्लेयर करनी पड़े तो मैं उनको थोड़ा टाइम दूं, या मैं उस लेवल पे दूं जिसको वो समझ, जिसको वो ले सकें, सो दैट दे कैन गेट प्रिपेयर्ड। मैं नहीं समझती कि लोग वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड। लेकिन यदि वो वर्स्ट आउटकम सही से नहीं बताया गया, ठीक से नहीं बताया गया, तो इट कैन बी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। लोग उन किस्सों को जिंदगी भर याद रखते हैं, लोग जिंदगी भर डॉक्टरों को गालियां देते हैं, which is understandable because somewhere down the line that pain has been created। वो पेन मेरी लाइफ में क्रिएट हुआ क्योंकि मैं खुद डॉक्टर थी, तो मैं वो एफर्ट्स देख सकती थी। सो आई थिंक आई लॉस्ट माई ब्रदर टू अ वेरी कैलस काइंड ऑफ एटीट्यूड, और मैं नहीं जानती कि उसको बचाया जा सकता था या नहीं, लेकिन कोशिश जरूर की जा सकती थी। तो समटाइम्स जब हम डिटैच हो जाते हैं किसी आउटकम से, तो कोशिश तब भी करना हमारा फर्ज है किसी के लिए भी। और शायद वो एक रीजन रहा, मोटिवेशन मेरी अपनी लाइफ में ये डिसाइड करने की कि मुझे ट्रॉमा सर्जरी ही करनी है, मुझे इमरजेंसी में काम करना है, और मुझे थोड़ा डिफरेंट होके काम करना है। मुझे उस तरह से नहीं एक बिहेवियर रखना जिसकी शिकार मैं खुद हुई और अपनी ही फ्रेटर्निटी से हुई। तो मेरे अंदर उस चीज को उस टाइम समझने की, मैं काफी साल गुस्से में रही, बहुत साल, बट देन स्लोली आई अंडरस्टूड, एंड टिल आई अंडरस्टूड कि डेथ is inevitable sometimes. I needed to apply the same principles I would tell somebody else कि उन्होंने कोशिश की, तो धीरे धीरे दिल में उनके लिए उस नफरत को ख़त्म किया, थोड़ी forgiveness लाई, थोड़ा सा उस चीज़ को वापस समझा, थोड़ा सा उसकी कंडीशन को समझा, which is what I think again as I said, this is something I carry in my heart very deeply, and I want to continue to be a different person. कहीं ना कहीं मुझे इसमें ऐसे लगता है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे, वही एक्सपीरियंसेस ने आपको दूसरी पारी खेलने के ऊपर जो है वो प्रेरित किया या मोटिवेट किया। पहली पारी मतलब जो आपका रहा ट्रॉमा सर्जन का सफ़र, जो आपका करियर रहा है, उसके बाद में ट्रॉमा सर्जन के बाद अब जो आप कर रहे हैं विच इज़ अ ग्रेट शिफ्ट, वो है एनर्जी हीलिंग, राइट। तो कहीं ना कहीं मैंने जो पहले भी बात करी थी कि ना कोल्डनेस होती है एक डॉक्टर्स के अंदर, वहाँ कोल्ड होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो जो कहीं वो वार्मथ है, वो आपका जो है ये घटनाएं जो आपके साथ हुई, इनका जो एक्सपीरियंस है, उन सबको चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है जिसने हिट किया आपको या प्रेरणा दी कि बहुत हो गई ट्रॉमा सर्जरी, अब जो है एनर्जी हीलिंग करते हैं, या मतलब कि ऐसा क्या हुआ? क्योंकि साइंस और सूडो साइंस इसको आजकल बोलते हैं, एक्चुअली सूडो साइंस इज नॉट द राइट वर्ड, बट लोग बोलते हैं इसको सूडो साइंस इन सब चीज़ों को। तो साइंस से सूडो साइंस की तरफ किस तरीके से जंप हुआ? So again I would say the journey I didn't choose. जो अभी मैंने आपको जो अपनी लाइफ में इंसिडेंट्स बताया, मेरे ख्याल से वो मेरी जिंदगी का पहला बहुत बड़ा हादसा था,
और मेरे अंदर उसको कोप करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं थी। द थिंग्स दैट आई नो टुडे, यदि मैं उस तरह से अपनी जिंदगी को मैनेज कर पाती तो शायद मेरी जर्नी वुड हैव कंटिन्यूड ऑन ट्रॉमा पाथ। लेकिन मैंने डेथ को बड़ा करीब से देखा है, और केवल अपनों की नहीं, मैंने बहुत सारे दूसरों की डेथ को बहुत करीब से देखा है। लोग छत से कूद जाते हैं, सुसाइड हो जाता है, लोगों के साथ एक्सीडेंट्स तो होते ही होते हैं, अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होते हैं, वो तो बहुत सारा यंग लाइफ, ओल्ड लाइफ, लाइक हर तरह के एज ग्रुप में बच्चा सिर्फ अपने बेड से ही गिर गया एंड हैड अ वेरी बैड हेड इंजरी फॉर नो रियली प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। तो मैंने हमेशा लोगों का दुख बहुत पास से देखा, और शायद बिकॉज आई हैड ऑल्सो बीन ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट टाइम, तो वो मुझे हमेशा अंदर से कोंचता रहा कि लाइक व्हाट कैन आई डू लिटिल बिट बेटर, मैं क्या कर सकती हूँ। तो जहां एक तरफ मैंने एक अच्छे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा काम किया, मैंने वहां पर थोड़ा सा एक वो भी देखा कि एक लेवल पे आके हम बियॉन्ड दैट वी वर नॉट एबल टू ऑफर समथिंग विच कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मैं रिहैबिलिटेशन की बात कर रही हूँ, मैं क्रॉनिक इंजरीज की बात कर रही हूँ। तो वो पेशेंट्स करीब बहुत टाइम एडमिट होके भी हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देखते कि कुछ ऐसा हो कि कुछ हम चेंज कर सकें। तो मुझे लगता है कि एज अ पर्सन हाउ आई एम इन बिल्ट, मैं लोगों का दुख दर्द बहुत महसूस कर सकती हूँ। इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू, बट आई फेल्ट इट डीपली, एंड दैट्स व्हाई आई सेड आई एम अ डिफरेंट पर्सन। क्योंकि शायद ऊपर वाले ने मुझे अपनी फीलिंग्स से बहुत जोड़ के रखा है, और मैंने शायद अपना इमोशनल कनेक्शन कभी वो टूटने नहीं दिया। तो दर्द रहा, दूसरों का भी दर्द रहा ना, वो पाल के रखा अंदर में। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हमको कुछ और चाहिए इसके बाद, दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। जो मरने वाला था वो चला गया, लेकिन उनका क्या जो बचे, उनकी जर्नी कैसी होती है, उनके साथ क्या होता है। और बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ सर्वाइवर, तो मुझे वहां एक इंटरेस्ट जगा कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। दैट इज व्हाट एक्चुअली पुट मी टुवर्ड्स वन पाथ ऑफ लुकिंग एट लाइफ बियॉन्ड डेथ एंड लुक एट डेथ के बाद क्या होता है। इससे पहले आप ना आगे बात करो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहूंगा। मैंने बीच में कुछ चीज मेरे दिमाग में आई है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। कॉमन मैन, कॉमन पर्सन, नॉट मैन नॉट वुमन, लेट्स से कॉमन पर्सन, उसको जो है ब्लड, डेथ, इन सब चीजों के बारे में उसका डेली का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कभी इनको फेस नहीं करता है। फैमिली में हो गया कुछ हो गया। एज अ सर्जन आपके पास तो रोज केसेस आते हैं, दिन में 10-10 केस भी आते होंगे, राइट? डेड बॉडीज भी आप कॉमनली देखते हैं, सब कुछ देखते। तो वहां पर क्या है कि इमोशंस एक टाइप से पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो दूसरा पार्ट है, जो अभी दूसरी पारी आप खेल रहे हो, वहां इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। अगर आप इमोशंस नहीं हैं तो वो जो टच था आपका, मतलब इमोशंस को आपने कैसे जिंदा रखा उस टाइम के अंदर, वो करियर के अंदर, और वही आपकी जो ट्रांजिशन हुआ वो कैसे हुआ? सो देयर इज अ लिटिल करेक्शन आई वुड लाइक टू। नमस्कार, आशा करता हूँ आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ये हमने पार्ट 1 था, जिसके अंदर हमने डॉक्टर गीतांजलि चौहान के जीवन के पूर्वार्ध का डिस्कशन किया, अर्थात उनका जो पहली पारी थी जिसमें वो ट्रॉमा सर्जन का रोल प्ले कर रही थी, उसके बारे में हमने बात की। पॉडकास्ट का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे मैग्नीफाइड हीलिंग और प्राणिक हीलिंग के बारे में, जो डॉक्टर गीतांजलि चौहान अब करती हैं। तो डिटेल में जानेंगे इसको। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।